समझ गई थी कि इन लोगों को उसके साथ तानों वाली वीणा बजाने से इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसके साम्राज्य में भी जब उसने पहली बार इससे सीखने की जिद की थी तो इसके पिता ने उसे काफी समझाया था कि ये औरतों के लिए काफी कठिन है, लेकिन वो अपने हठ को पूरा करना चाहती थी। रागिनी ने सम्राट के सवाल का जवाब देने की बजाय उनसे ही सवाल पूछ लिया, क्या ऐसा कोई नियम है कि मैं उसे यहाँ नहीं बजा सकती। रागिनी की आवाज में निराशा और आश्चर्य दोनों ही नजर आ रहा था। रागिनी की आवाज में निराशा और आश्चर्य दोनों ही नजर आ रहा था। लोगों का मानना था कि महिलाएं आंतरिक तौर पर कमजोर होती हैं, इसलिए इस तरह के वाद्य यंत्रों को उन्होंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। रागिनी ने सवाल को महाराज को भी असमंजस में डाल दिया था। रागिनी का अनुरोध कहीं से भी गलत नहीं था। रागिनी सम्राट के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन इससे ही पहले कि सम्राट कुछ बोलते उसने दरवाजे की ओर से एक आवाज सुनी, ऐसा कोई नियम नहीं है कि तुम यहाँ 7 तानों वाली वीणा नहीं बजा सकती। बेशक अगर तुम चाहो तो ऐसा कर सकती हो। उस आवाज में थोड़ी ठंडक भी शामिल थी, जैसा कि वो अपने सामने वाली खड़ी लड़की को रियायत के साथ साथ चेतावनी भी दे रहा हो। उसकी आवाज में मिली चेतावनी को भले ही कोई महसूस नहीं कर पाया हो, लेकिन रागिनी उसके बातों में छुपी चेतावनी को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। जब सबने यह आवाज सुनी तो अनायास ही सबकी नजरें दरवाजे की तरफ चली गई। द्वार पर एक बहुत ही आकर्षक युवक खड़ा था। वह अपने धीरे धीरे कदमों से अंदर की तरफ आ रहा था। देखने में भले ही वो बहुत ही इत्मीनान से चल रहा था, लेकिन उसका हर एक कदम बहुत ही दमनकारी था। शुरुआत से ही उसका रूप बहुत आकर्षक था। उसने इस वक्त अपने चांदी की नक्काशी किया हुआ लवादा पहन रखा था। वो जितना आकर्षक था उतना ही उसे सीधे देखा नहीं जा सकता था, मानो सीधा देखा तो उसका अपमान हो जाएगा। उसका चेहरा बिल्कुल किसी बर्फ के समान ठंडा हो और उसकी आंखें बिल्कुल किसी स्याही की तरह काली। उसके गुलाबी होठ ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे। वह इतना आकर्षक था कि मानो दुनिया के सारे ही रंग उसमें समा गए हों। वह बर्फ में किसी खिले कमल के फूल की तरह था। अब इतनी तारीफ से आप लोग समझ ही गए होगी कि ये कौन है, और अगर नहीं समझे हैं तो मैं बता देती हूँ, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे महान युद्ध देवता रियान ही था। रियान की वहां अचानक उपस्थिति देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि उसके मुताबिक तो रियान साम्राज्य में मौजूद ही नहीं था। लेकिन लड़कियों तो खुद को उसके प्रति आकर्षित होने से नहीं रोक पा रही थी। जब सम्राट ने उसे अचानक से रियान की उपस्थिति देखा तो वो हंसते हुए बोला, अच्छा, बहुत अच्छा मेरे छोटे भाई, मुझे खुशी है कि तुम साम्राज्य में लौट आए और साम्राज्ञी के जन्मदिन पर उपस्थित होकर हमारा गौरव बढ़ा रहे हो। तुम्हारा स्वागत है। सम्राट के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी, जिससे पता चलता है कि सम्राट अपने छोटे भाई के आने पर कितने खुश थे। सम्राट के खुशी भरे शब्दों से रागिनी को समझने में देर नहीं लगी कि ये आकर्षक युवक कौन है। रागिनी ने भी अपनी नजरें रियान की तरफ की, जो केवल उससे कुछ ही कदम दूरी पर खड़ा था। पिछली बार जब रागिनी उससे मिली थी तो रियान ने अपने चेहरे पर एक चांदी के रंग का मुकुट पहन के रखा था, जिसके कारण उसने कभी भी रियान का असली चेहरा नहीं देखा था। लेकिन इस वक्त रियान के चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं था और रागिनी के दिमाग में बस कुछ चल रहा था, इसलिए उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि जंगल में वह जिस आदमी से मिली थी वो रियान ही हो सकता है। वैसे भी उसके पहनावे और शक्तियों के बीच काफी अंतर था। रियान को देखकर रागिनी मन में बोली, तो ये है मेरा नहीं मेरे इस शरीर का तथाकथित पति, जिसके कारण इस शरीर के पूर्व मालिक को इतनी कठिनाइयां और अपमान का सामना करना पड़ा और इसने हथियारों के जरिए अपनी ही बीवी की हत्या करवा दी। ये सब सोचते हुए अनजाने में भी रागिनी की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई। रियान को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखकर रागिनी का मन कर रहा था कि वह खंजर को उसके सीने में उतार दे। उसने अपनी इस इच्छा को जबरदस्ती रोक रखा था। उसके पास अभी इतनी शक्तियां नहीं थी कि वो रियान का सामना कर सके। वैसे भी वो इस साम्राज्य में अकेली थी, इसकी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं था। ऐसे में वो अपने दुश्मन के सामने खुद को उजागर नहीं कर सकती थी। रागिनी ने जल्दबाजी में अपनी आंखों नीची कर ली और उसे जल्दी जल्दी झपकाने लगी। इस बार जब उसने अपनी आंखें ऊपर की तो उसमें बेशुमार मासूमियत नजर आ रही थी। जैसे ही उसने अपनी नजरें ऊपर की, उसकी काली गहरी आंखें रियान की रहस्यमयी आंखों से जा टकराई। रियान भी उसे गौर से देख रहा था। एक पल पहले अभी उसकी आंखों में ठंडी हड्डी तक जमाने वाली ठंडक देखी थी, अब अगले ही पल उसकी आंखों में बिल्कुल किसी बच्चे की तरह मासूमियत नजर आ रही थी।
वो खुद को अपने सामने खड़ी दुबली पतली थोड़ी बदसूरत लड़की की आंखों में देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे लगा कि अभी अभी उसने अपने सामने खड़ी छोटी लड़की की आंखों में हड्डी कँपाने वाली ठंडक देखी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में मासूमियत देखकर वो हैरान रह गया। क्या पहचान पाएंगे रियान और रागिनी एक दूसरे को, या फिर बन जाएंगे एक दूसरे के दुश्मन? पूरे सभागार में रियान का कोई आकर्षण से तो कोई मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था, कुछ डर से तो कुछ लोग उसे सम्मान से देख रहे थे। सिवाय उसके सामने खड़ी ये छोटी बदसूरत लड़की दिखने वाली लड़की के अलावा रागिनी की आंखों में न तो रियान के लिए कोई आकर्षण था, न ही सम्मान का भाव और न ही डर का। उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि वह अपने सामने खड़ी लड़की के भावों का वर्णन किस प्रकार करे। रागिनी भी रियान की जांच परख वाली नजरों को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे अपने अभिनय कौशल पर पूरा यकीन था, इसलिए वो उसकी नजरों को देखकर किसी बेवकूफ की तरह मुस्कुरा रही थी। रागिनी और रियान के ताक झाक के खेल के बीच इन दोनों पर अपनी नजरें गड़ाए एक व्यक्ति मौजूद था, जो पूरा वाक्य बड़े ध्यान से देख रहा था। खास करके उसकी नजरें रागिनी पर ही थी। जिस पल रियान ने सभागार में कदम रखा था, तब से ही विद्युत की नजरें रागिनी पर बारीकी से टिकी हुई थी। इसलिए जब रागिनी के आकर्षण का रियान पे कोई असर नहीं हुआ, तो उसकी आंखों में एक पल के लिए ठंडक उभरी, तो एक पल के लिए वो चौंक गया। लेकिन फिर विद्युत का मन तो रियान पर जोर जोर के हंसने का कर रहा था। वो अपने पंखे को हिलाते हुए मन में बोला, ये लड़की जैसी दिखती है वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। दिलचस्प। बाजार में सबकी नजरें रियान पर टिकी थी, लेकिन रियान की नजरें लगातार रागिनी पर टिकी थी। रियान कदम बर कदम चलकर रागिनी के पास आकर खड़ा हो गया। रियान की बात जैसी नजरें शुरू से लेकर अंत तक रागिनी पर ही बनी हुई थी। इस वक्त वो क्या सोच रहा था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। रियान जब रागिनी को अपनी जांच परख वाली नजरों से देख रहा था, तो इसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सामने खड़ी हुई लड़की उसकी नाम मात्र की पत्नी है। वहीं मौजूद लोग इस बात को जानने के लिए काफी उत्सुक थे कि महामहिम युद्ध देवता का अपनी पहली मुलाकात पर कैसा व्यवहार होगा। रियान और रागिनी तो बस एक दूसरे की आंखों में ही देखे जा रहे हैं। उसका ध्यान तोड़ते हुए यामिनी बड़े ही प्यार से बोली, राजकुमार रियान, मेरी छोटी बहन थोड़ी मूर्ख और अज्ञानी है। इसे नहीं पता कि राज परिवार के लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। कृपया इसे क्षमा करें। रियान के सामने वो एक दयालु और बड़ी बहन होने का दिखावा करना नहीं बोली, लेकिन रियान को तो यामिनी की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो वही यामिनी अपने मन में सोच रही थी, अगर इस बदसूरत का विवाह महामहिम से हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं। तभी सम्राट उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए, अगर तुम बजाना ही चाहती हो तो क्यों न हम एक छोटी सी प्रतियोगिता तुम्हारे और रियान के बीच रखें। रियान खुद अपने सम्राट भाई के इस आदेश से दंग रह गया। रागिनी ने भी सम्राट से कुछ ऐसा ही सुनने की उम्मीद नहीं की थी। सम्राट के इस प्रस्ताव के पीछे ये उद्देश्य था कि वो देखना चाहते थे कि रागिनी स्थिति में किस प्रकार संभालती है। इससे पहले कि रागिनी कुछ बोली, यामिनी आगे आते हुए बोली, माफ कीजिए सम्राट, लेकिन मेरी बहन थोड़ी मूर्ख है। वो सम्मानीय महामहिम से किस प्रकार मुकाबला कर सकती है, वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। यामिनी की बात खत्म करते ही पूर्वी भी अपनी जगह से खड़ी हुई बोली, सम्राट, मैं भी यामिनी के इस तरह से सहमत हूँ। इस लड़की का महामहिम से मुकाबला करना महामहिम के कौशल के लिए अपमानजनक है। उसकी बात सुनकर सम्राट रियान की तरफ देख कर बोले, छोटे, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम इस लड़की से मुकाबला करेगो? रियान ने उसकी बात का बस एक सेंटेंस में जवाब दिया, यदि बड़े भाई ऐसा चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर सम्राट रागिनी को देखते हुए बोले, अगर तुम चाहो तो अभी पीछे हट सकती हो। तो सम्राट को देखते हुए रागिनी बोली, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु सम्राट मुझे भय है, यदि महामहिम मुझसे हार गए तो कहीं गुस्से का पात्र मैं ही न बन जाऊं। भला जंगल में रह के शेर से दुश्मनी करना कोई समझदारी की बात नहीं है। रागिनी का तर्क सुनकर रियान बोला, अगर तुम्हें इस बात की चिंता है तो तुम इस चिंता को छोड़ दो। मेरा भरोसेमंद रक्षक खुद तुम्हारे निवास स्थान पर तुम्हें छोड़ कर आएगा। उसकी बात सुनकर रागिनी रियान से बोली, यदि महामहिम चाहते हैं कि मैं अपना कौशल दिखाऊं तो मैं अवश्य ही दिखाऊंगी, परंतु आपको आपके कीमती अंगरक्षक को मेरे निवास स्थान तक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस मूर्ख लड़की के जुबान से कुछ गलत निकला तो शायद कल तक मेरा सिर भी सलामत नहीं रह पाएगा। कैसा होगा रागिनी और रियान का मुकाबला? अब से इस नोवेल के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स देने की कोशिश करूँगी, तो आप लोग भी प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें।